कल्पना कीजिए आपको चोट लगी है और आपकी उंगली से रक्त बह रहा है। अगर त्वरित इलाज नहीं हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आप क्या करेंगे? उस उंगली पर मलहम लगाएंगे? उसके लिए कुछ दवाई या उपचार की व्यवस्था करेंगे, यही ना? या आप उस उंगली के लिए पूरा हाथ ही काट डालेंगे? अब आप सोचेंगे कि ये क्या बकवास है, ये कौन सा उपाय है? पर शी जिनपिंग के चीन में यही होता है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं शिखर त्रिपाठी आपको बताऊंगा कि कैसे चीन में उत्पन्न रियल एस्टेट के संकट के निवारण हेतु शी जिनपिंग के उपाय चीन को बर्बाद करके ही दम लेंगे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अब चीन में आवास एवं अन्य रियल एस्टेट को लेकर किस प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है, इससे अधिकतम दर्शक अनभिज्ञ नहीं है। एक तो चीन से विकास मानो रूठ सा गया है, ऊपर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संपूर्ण एशिया पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए हुए है। परंतु इन सब में आड़े आ रहा है चीन का आर्थिक संकट, जिसकी पीड़ा रियल एस्टेट क्षेत्र में सर्वाधिक महसूस हो रही है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार टिनजियान जैसे शहर में ही कई घोस्ट टावर उत्पन्न हो गए हैं, यानी वो इमारतें जिनका ढांचा तो बन चुका है परंतु उसे पूरा नहीं किया गया। ये वो बिल्डिंग्स हैं जिन्हें चीन की आर्थिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में विकसित किया जाना था, जैसे ट्रेड सेंटर इत्यादि। परंतु हुआ कुछ नहीं, उल्टे ऐसे घोस्ट टावर्स के कारण कई निवेशक चीन के ऐसे शहरों में निवेश करने से पूर्व भी 100 बार सोच रहे हैं। इसके कारण चीन पर ऋण का बोझ और भी बढ़ गया है। 2020 के आंकड़ों से ही अनुमान लगाएं तो चीन के ऊपर कर्ज ऐसे आधे अधूरे भवन के रूप में 50 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है, और कुछ स्थानीय सूत्रों की माने तो केवल प्रांत स्तर पर ही ये कर्ज लगभग 14 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है, जो चीन के कॉर्पोरेट ब्रांड मार्केट का 40% से भी अधिक है। अभी तक तो केवल तिनजियान के आंकड़े दिखाए गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि बाकी चीनी नगरों की स्थिति क्या होगी। इतना ही नहीं, दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन के लिए ही अब यह महामारी उसके जी का जंजाल बन चुकी है। उस पर से जिस तरह चीनी प्रशासन ने जीरो कोविड नीति को लागू किया, उसने कोड़ में खाज की भांति काम किया। जिनपिंग सरकार की इसी नीति से चीन की जनता बेहद परेशान है। यहाँ पर कई लोग घरों में कैद होने को विवश हैं, वे खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। वहीं जो लोग जिनपिंग सरकार के इन कड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। कुछ माह पूर्व चीन में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके पीछे का एक कारण कुछ इमारत में आग लगने की वजह से हुई 10 लोगों की मौत भी बताया जा रहा है। दरअसल शिनजियांग क्षेत्र की राजधानी में एक ऊंची इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से ही पूरे चीन में गुस्सा फैल गया। इसका कारण यह है कि लोगों का अनुमान है कि इमारत में आग लगने पर लोग इसलिए नहीं बच सके क्योंकि कोरोना के चीनी नियमों के तहत इमारत आंशिक रूप से बंद थी। परंतु ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें एवरग्रांडे संकट से जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, जुलाई 2022 तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि चीन फ्लैट के बदले तरबूज तक स्वीकारने लगा था, ताकि किसी भी तरह उसका रियल एस्टेट का व्यापार बना रहे। आपको ये खबर सुनने में जितना अचंभा लग रहा है, वास्तविकता उससे भी अधिक विचित्र है। चीन के अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्वयं ग्लोबल टाइम्स को इस बात को स्वीकारना पड़ा कि स्थिति ठीक नहीं है। चीन के आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के तीसरे और चौथे टियर के शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाल ही में कई प्रमोशन कैंपेन शुरू किए, जिसमें घर खरीदारों को अपने डाउन पेमेंट का हिस्सा भुगतान करने के लिए तरबूज, गेहूं और लहसुन भी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेवलपर्स को उम्मीद है कि किसानों को अतिरिक्त कृषि उत्पाद बेचने के बदले इस तरह नए बने बनाए घरों को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा। कमाल की बात है ना, ये वही चीन है जिसने कुछ वर्ष पहले बॉयकॉट चाइना पर भारत का खूब उपहास उड़ाया, और अब वही चाइना अपना अस्तित्व बचाने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कल तक यही चीन अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड के भारत से निकलने के बाद भारत को तरह तरह की बातें सुना रहा था। ग्लोबल टाइम के लेख के अनुसार फोर्ड के निकासी से मोदी जी के मेक इन इंडिया के स्वप्न को झटका लगा है। अब ये तो मात्र प्रारंभ है, क्योंकि इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, अपने घाटे को कम करने हेतु फोर्ड ने अपनी भारतीय फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, परंतु चीन में उसके लिए बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि चीन पैसेंजर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष शुई डोंगशू ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि चीन का कार मार्केट बहुत बड़ा है। परंतु फोर्ड की डिमांड पूरी करने की बात तो छोड़िए, चीन अपनी ही अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में असफल रहा है, जो अभी रियल एस्टेट में दिख रहा है। हालांकि
रियल स्टेट संकट तो झलक मात्र है, असल बीमारी तो एवरग्रैंड है। वो कैसे? असल में चीन का हाउसिंग बबल अब फटने वाला है। बीजिंग के हाउसिंग सेक्टर का अपनी क्षमता से कहीं अधिक फायदा उठाया है और अब इसी का नतीजा है कि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक एवरग्रैंड ग्रुप का कर्ज संकट इतना बढ़ चुका है कि चीनी हाउसिंग सेक्टर गहरे संकट में है। एवरग्रैंड कंपनी निवेशकों, ऋणदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के $305 बिलियन वापस नहीं कर पा रही है। खबरों की माने तो 70,000 निवेशकों ने पूरे देश में फैले हुए कंपनी के कई कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। अब ऐसे में चीन क्या करेगा? कुछ सूत्रों की माने तो चीनी प्रशासन इस समय को निपटाने हेतु व्यापक कदम उठा सकता है, परंतु वो कदम क्या है? कुछ की माने तो अब चीन औने पौने दामों पर अनेकों बिल्डिंगों के विभिन्न फ्लोर की बोली लगा सकता है, परंतु इससे समस्या का संपूर्ण निवारण तो नहीं हो सकता। तो क्या चीन पूरे के पूरे शहर उड़ा देगा? आप माने या ना माने, परंतु ऐसा भी संभव है। जो चीन जीरो कोविड नीति के पीछे लाखों लोगों को कंटेनर में केवल इसलिए बंद कर सकता है ताकि बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक सफल हो, उस देश से आप व्यवहारिकता की आशा भला कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार से चीन का रियल एस्टेट संकट बढ़ रहा है, यदि कुछ समय बाद चीन के शहर जमींदोज हो जाएं तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य साझा करें।